काम किया होगा उसको ईडी का नोटिस आएगा। अब हमने वायदा क्या किया था 10 साल पहले, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हमने अपनी ओर से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएंगे। अब आप तय कर लो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पर कार्रवाई तो तभी करनी चाहिए अगर वो पाला छोड़ के बीजेपी में आ जाए ना। आनंद जी, अगर ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, कोर्ट है कि नहीं है? हाँ। न्यायालय में जब वो जाते हैं क्या उनको बेल मिल गई? अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को बेल मिल जाती तो वो ठीक है। अगर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिलती तो गलत है। चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, उनको बेल मिल रही है, यहाँ आपको बेल नहीं मिल रही, तो पूछ रहे हैं कि भाई वहां मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही? इतनी किसको नहीं मिल रही? आम आदमी पार्टी को, उनके नेताओं को। भी भ्रष्टाचार किया, सबूत है, वहां पे सारे आरोप हैं। अब ये तो मैं और आप किसी चैनल पे बैठ के तय नहीं कर सकते किसको बेल देनी किसको नहीं देनी। ये न्यायिक प्रक्रिया है। मुझे तो अपने देश के कानून पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है, न्यायपालिका पे विश्वास है। नहीं, ये जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने की बात है, हिमाचल में जो हलचल हुई, अब आप देख रहे हैं 15 महीने में वहां सरकार डगमगा रही है। वहां भी कहीं ना कहीं दोष बीजेपी को दिया जा रहा है कि भाई हमें नहीं चुना तो तुम्हारी सरकार भी नहीं चलने देंगे। घर आपसे न संभल पाए, आरोप पर हम पे लगाए। पिछले 9 महीनों से उनके विधायक एक के बाद दूसरा आरोप लगाता था कि मुख्यमंत्री सुनता नहीं है, जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं हैं, उनके काम अपनी सरकार में होते नहीं थे, सरकार में अहंकार घमंड पूरा भरा हुआ था। और ये सरकार बनने के पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 97% हिंदू जहां रहते हैं हिंदुओं को हराकर ये सरकार बनाई है। ये घमंड और अहंकार था। फिर जो वायदे किए थे कि 1500 रुपए नारी शक्ति को देंगे, वो 1500 रुपया महीना नहीं दिया। 15 महीने बीत गए। वो 24 लाख महिलाएं प्रदेश की पूछती कि 1500 रुपया महीना कहां है। 5 लाख युवाओं को कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। वो पूछते हैं सरकारी नौकरी कहां है। इन्होंने कहा था 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं दिया। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। इन्होंने कहा था बागवानों को उचित दाम देंगे, मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। यहां तक कि सेब और फल और उनको नदी और नालों में बहाने की नौबत आ गई। अब ये सरकार का दुखड़ा और रोना, ये दुख भरी दास्तान मैं आपको क्या सुनाऊं। ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख भरी दास्तान थी इनकी। पर आपने कहा कि कांग्रेस ने कोई बातें पूरे नहीं किए, लेकिन जनता ने वोट तो कांग्रेस को दिया, बीजेपी को नहीं दिया था। 6 विधायक गए हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर रिवोल्ट हो गई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जहां पर भी स्थिर नहीं है या आउट हो जा रही है, आज की तारीख में वो ऐसा कर रही है कि वहां की लोकल सरकारों को अस्थिर कर रही है। ये आरोप सही है कि गलत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर सरकार में इतना दम होता, उनको लगता कि उनके पास मेजॉरिटी है, तो क्यों नहीं वोट करवाया? क्यों आनंद फानंद में फाइनेंस बिल पास करवा दिया? क्यों हाउस एडजॉर्न कर दिया? क्यों नहीं वोटिंग तक लेकर गए? कांग्रेस को उस समय भी लगता था कि उनकी सरकार अल्पमत में आ गई है, अपना चेहरा बचाने के लिए किया है। और स्पीकर ने जिस तरह से उनको सस्पेंड किया, वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर खड़ा करता है। लेकिन अब जनता के बीच में जाएंगे, 6 की 6 सीटें वो भी जीतेंगे और लोकसभा की सीटें जीतकर भी, हमने पहले भी 4 की 4 जिताई थी, अब की बार फिर 4 की 4 हिमाचल से भी जिताएंगे और देश में 400 पार करके भी दिखाएंगे। हिमाचल की हलचल की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी की बात याद आई मुझे कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को किसी को भी न्योता नहीं मिला, सबको कहा गया आप बाद में जाइए। जिनको न्योता मिला, आधे से ज्यादा ने जाने से मना कर दिया, राजनीतिक पार्टियों में से। विक्रमादित्य जी वहां गए, वैसे ही हलचल शुरू हो गई कि हिमाचल में कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या कोई बीजेपी में ना होकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकता था? इस पे मुझे लगता है जितनी राजनीति जितने हल्के स्तर तक लोगों ने की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता नहीं दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जहां पर जो बहुसंख्यक होंगे उनको 500 वर्ष तक अपने ही देश में इंतजार करना पड़ा हो। और रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 150 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा हो। लेकिन
हमने इंतजार भी किया, मुकदमे भी लड़े और जो कहा था वो करके भी दिखाया। रामलला की जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर बनाकर भी दिखाया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। हमने निमंत्रण सबको दिया। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति के चक्कर में नहीं आना चाहते थे, बहुत लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ लोग आए। मैं स्वागत करता हूं अगर वो आए हैं। मुझे लगता है इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसको आस्था के रूप पर से। राजनीतिक रूप से ही देखा जा रहा है। बीजेपी पर आरोप है कि पहले राम की राजनीति की, सरकार बनाया, बहुमत बना, पार्टी ग्रो हुई, अब मंदिर बन गया तो मंदिर की भी राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मंदिर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हमने हर बार अपने संकल्प पत्र में लिखा कि 370 भी हटाएंगे, 35 से भी, ट्रिपल तलाक भी कहा, भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात भी हमने कही। जब हम नहीं बना पाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, कोर्ट का निर्णय नहीं आता था, तब तो आप जैसे बड़े पत्रकार हमसे भी पूछते थे, क्योंकि विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तब तो आप तारीख पूछते थे। अब हमने तारीख भी दे दी, निमंत्रण भी दे दिया, तब क्या हुआ? तब कहा गया कि बीजेपी से पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको देखिए, पॉलिटिकल ऐसा इवेंट नहीं। बना दिया है। हमने केवल एक मंदिर नहीं, भव्य और दिव्य सोमनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम भी बनाया, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम भी, और भव्य और दिव्य महाकाल लोक भी, और अब भव्य और दिव्य अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया है। ये आस्था के केंद्र है, ये आस्था के केंद्र है। लेकिन अब आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे अच्छा बनाने के साथ यहां पे अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बने, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। तो मुझे लगता है अगर आप बौद्ध सर्किट देखोगे, बुद्ध सर्किट को देखोगे, करतारपुर कॉरिडोर को देखोगे, हेमकुंड साहब तक रोपवे को देखोगे, ये सब किसने किए? मोदी जी ने किए। आजादी के समय पंडित नेहरू जी ने निर्णय नहीं कर पाए, करतारपुर कॉरिडोर नहीं था उस समय करतारपुर। अब पंजाब में से दूरबीन लगा के हमारे सिख भाई गुरुद्वारा साहब के दर्शन वहां पे करते थे। ये मोदी सरकार को 70 साल के बाद निर्णय लेना पड़ा, तब जाके करतारपुर कॉरिडोर बना। हेमकुंड साहब का कभी जाके देखिए, हमारे भाई यहां पर बैठे हैं, पूछिए कितनी कठिन यात्रा है वहां के लिए, लेकिन रोपवे से उसको आसान बना दिया गया। इसी तरह से बाकी जगह के लिए भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन रहा है, फर्क कहां पड़ता है आनंद जी? केवल आप देखिए, आज मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनाया, लेकिन आप ये मुझसे क्यों नहीं पूछते कि अच्छा पहले एयरपोर्ट कितने थे, आज एयरपोर्ट कितने, पहले मेडिकल कॉलेज कितने थे? लेकिन मैं आपके सामने देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हैं। केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 710 मेडिकल कॉलेज हैं। केवल 500 यूनिवर्सिटीज थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। केवल 16 IIT थे, आज 23 IIT थे। कल 12 IIM थे, आज 19 IIM है। हमारे यहां पर केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। पहले 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। पहले 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, हमने 10 साल में करने का काम किया है। आप पूछिए ना मुझसे विकास की बात, इनके समय 10 साल में 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था खड़ी रही, हम 5वें नंबर पे लाए हैं। इनका कालखंड पूरा 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेल घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। अब हमने घोटालों की जांच की शुरू की, तो आप मुझसे जांच से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये फर्क है दो सरकारों का। इनके समय कोई बड़ा आयोजन नहीं होता था, कोई बड़ा अलायंस नहीं होता था। टुडे आई कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, हमारे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, योग और आयुर्वेद को जो दुनिया के स्तर पे लेकर गए, वैश्विक पहचान दिलाई, वो कौन आज से पहले कर पाया था? कोई नहीं। हमने G20 की अध्यक्षता की, हो सकता था दिल्ली में ही करते, देश के 60 शहरों के 200 स्थानों में की। भारत की कला, संस्कृति, अपनी परंपराओं को दिखाने का काम दुनिया को किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। वो खड़े हो सकते थे, बैकड्रॉप पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ हमारे हजारों वर्ष के इतिहास को दिखाने का काम किया।
व्हील सन टेम्पल का दिखाकर जी। हमारे हजारों साल की संस्कृति को दिखाने का काम किया। जिस टेबल पे हम बैठे थे, जिस पे मैं बैठा था, वो तो बालाघाट लिखा था। अब आधों को पता नहीं होगा बालाघाट है कहां पे, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जहां पे नक्सलवादी इलाका है, उसको भी वहां पे रखा। लेकिन उसकी और क्या विशेषताएं हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जिस तक जहां तक सोचते हैं, जो आपका मीडिया का सेंटर बना था, कोई हिमालयन रेंज को दिखाया था, अलग अलग पर्वत थे, जी। अलग अलग नदियों के नाम पे रखा था। कौन सोचता था ऐसे? कोई नहीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अलग सोचते हैं। नेतृत्व ऐसा है जो देश की कला, संस्कृति, परंपराएं, इनको भी तो बचाते ही हैं, लेकिन आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का उपयोग होकर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है, ये पारदर्शिता हमारी सरकार में जवाबदेही देखी गई। जब हमने जनधन आधार मोबाइल को लाए, डीबीटी करके दिखाया, तो आज 43 करोड़ बैंक खाते भी खोले तो उसमें सीधा पैसा भी भेजते हैं। अगर 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले, 27 लाख करोड़ रुपया बगैर गारंटी के गरीब व्यक्ति को मिला, तो वहीं पे 80 लाख स्वनिधि योजना का ऋण हमारे रेडी फड़ी वालों को मिला, जो लाखों करोड़ रुपया क्यों मिला? इसलिए मिला कि अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। आज वो अर्थव्यवस्था को एक अपना योगदान दे पाते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहने के लिए आपके लिए एक योजना होगी, लेकिन वोकल फॉर लोकल पर जब मोदी जी ने पिछले हमारे फेस्टिवल सीजन में कहा कि लोकल को खरीदिए, 4 लाख करोड़ रुपए की सेल हुई। ये आप कल्पना भी नहीं पहले कर सकते थे। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है तो लोग उस दिशा में काम करते हैं। ये बदलाव है आज देश में। लेकिन अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते। अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के, हाँ। राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है।
लेकिन संदेश ये क्या है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खाली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है, उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की। कर्नाटक में यही HRNC एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। 4 धाम जब प्रोजेक्ट आया था, वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उसको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा वॉक द टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें? नहीं, अगर आप इससे सहमत है नहीं, तो मैं बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर अगर आप खड़गे जी के साथ सहमत हैं कि शक्ति के खिलाफ ऐसा होता है महिलाओं के खिलाफ, मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है